मैं ये कह रहा था कि जो अभी प्राचार्य महोदय ने जहाँ से अपनी बात वो शुरू की कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी पूरे देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का एक साधन बन गई थी, या हिंदी एक हमारे स्वाधीनता आंदोलन की भाषा थी। लेकिन देश के स्वाधीन होने के बाद हिंदी की जो सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए थी, चाहे वो शिक्षा में, शिक्षण में, रोजगार में और या शासन प्रशासन के कार्यों में, कामकाज में, वहाँ हिंदी उस रूप में दिखाई नहीं देती जिस रूप में उसकी संभावनाएं थी या जिसकी अपेक्षाएं थी। बल्कि हम देख रहे हैं कि हिंदी निरंतर सिकुड़ती सी जा रही है। ये एक अलग विषय है कि हम जब भी हिंदी का दिवस आता है, हिंदी सप्ताह आता है, हिंदी का महीना आता है, तब उस अवसर पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं और हिंदी के बारे में बहुत तरह के हम चर्चाएं करते हैं, व्याख्यान देते हैं और हिंदी के बारे में बहुत उपलब्धिपूर्ण बातें भी हम बताते हैं। बहुत गर्व के साथ हम ये बताते हैं कि हिंदी दुनिया में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक नहीं तो नंबर 2 पर है कि जो दुनिया में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है उन हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हिंदी दुनिया के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हम इस बात पर भी गर्व करते हैं कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा होना चाहिए, आधिकारिक भाषा होना चाहिए और उसके लिए प्रयासरत हैं। हम हिंदी में कितना विपुल साहित्य लिखा गया है, हम उसको लेकर भी बहुत गर्व का अनुभव करते हैं। तो और इस बात पर लेकर के भी गर्व करते हैं कि हिंदी पूरे देश भर में सभी लोग हिंदी को कम या ज़्यादा समझते हैं और अपने अपने तरीके से उसको बोल भी लेते हैं, अपनी अपनी क्षेत्रीयता के, अपनी अपनी भाषाओं के साथ जोड़कर, है ना, या उनका प्रभाव लेकर के। लेकिन हिंदी को सब लोग समझते हैं, बोलते हैं और एक तरह से ये पूरे देश की एक संपर्क भाषा, एक लिंक लैंग्वेज के रूप में ये काम करती है। ये हमारे हिंदी को लेकर के ये हमारी उपलब्धियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच यही उपलब्धियां हिंदी की होनी चाहिए? क्या यही हिंदी को लेकर हमारा गर्व होना चाहिए? क्या हिंदी को लेकर हमारे गर्व की कुछ और दूसरे क्षेत्र भी होने चाहिए, कुछ और दूसरे विषय होने चाहिए? हम यह देखते हैं कि स्वाधीनता के समय में, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान केवल राजनेता ही नहीं, जो स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे वही हिंदी का अपने भाषणों में प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि हिंदी का पठन पाठन भी हो रहा था। अधिक से अधिक लोग हिंदी जानने के प्रति जागरूक थे, इच्छुक थे और ये स्वेच्छा से हो रहा था कि लोग हिंदी जानना, हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना सीख रहे थे। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के बाद कुछ वर्षों तक भी हिंदी के प्रति यही अनुराग दिखाई दिया और स्वाधीनता आंदोलन के समय में ही, चाहे वो गांधी जी की प्रेरणा से, कुछ लोगों के अपनी प्रेरणा से, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन भी सामने आए। हिंदी प्रचार सभा बनी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनी, हिंदी समिति बनी, हिंदी प्रचार समिति बनी और केंद्रीय हिंदी समिति बनी और बहुत सारे और संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं हिंदी का
प्रचार प्रसार के लिए वो बनी, उन्होंने अपने अपने स्तर पर काम किया। आज भी वो बहुत सारी संस्थाएं जीवित हैं, अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं। लेकिन क्या कारण है कि इतनी सारी हिंदी की संस्थाएं होने के बावजूद और स्वाधीनता आंदोलन की एक भाषा होने के बावजूद, पूरे देश भर में बोली जाने वाली भाषा होने के बावजूद हिंदी कहीं सिमटती हुई सी क्यों दिखाई दे रही है? बहुत से लोग मेरे मत से सहमत नहीं भी हो सकते कि हिंदी सिमट नहीं रही है। वो कहेंगे कि हिंदी तो निरंतर आगे बढ़ रही है। कोई भी भाषा केवल बोल चाल के आधार पर जीवित नहीं रहती। भाषा जीवित रहती है लंबे समय तक वो लिखने से, पढ़ने से। तो हिंदी एक लिंग्वा फ्रैंका के रूप में, एक संपर्क भाषा के रूप में, एक बोलचाल के रूप में हिंदी है, हिंदी की व्यापकता है, इसमें दो राय नहीं है। हिंदी में साहित्य लिखा जा रहा है, यह भी सही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है हिंदी भाषा के साथ और हिंदी भाषी लोगों के साथ, कि क्या हिंदी रोजगार की भाषा बन रही है? क्या हिंदी हमारे स्वाभिमान की भाषा बन रही है? क्या हिंदी हमारे सम्मान की भाषा बन रही है? या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, क्या हिंदी के द्वारा हम सम्मानित महसूस करते हैं? क्या हिंदी के द्वारा हमको रोजगार मिल रहा है या उसकी संभावनाएं हैं? क्या हिंदी हमको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं प्रतिष्ठा दिला रही है? जब इस पर हम चर्चा देखते हैं, विचार करते हैं, तो निराशाजनक स्थिति सामने आती है। और वो इस रूप में आती है कि शुरू में हिंदी के प्रति जो रुझान था, भाषा को पढ़ने के प्रति, वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। पहले विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो हिंदी भाषा के छात्र हुआ करते थे, छात्राएं होती थी, विद्यार्थी, उनकी संख्या अब घट रही है। बहुत से विद्यालयों में हिंदी के विभागों में वहाँ के पाठ्यक्रम कम हो गए हैं। बहुत सी जगहों पर हिंदी पढ़ाई ही नहीं जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव हुआ है वो तब से हुआ है जब से शिक्षा का निजीकरण शुरू हुआ है। निजीकरण होने से जो सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज थे, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन या राज्यों के अधीन, तो वहाँ पर एक वातावरण था और वहाँ पर कुछ भी नहीं तो कम से कम जो केंद्र सरकार की राजभाषा नीति है, कम से कम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें कम से कम वो लागू होती थी। और उससे ही प्रेरित होकर के राज्य सरकारों में भी, उनके विश्वविद्यालयों में भी और कॉलेजों में भी हिंदी के प्रति वही सद्भावना थी, वही हिंदी के प्रति लगाव था। लेकिन जब से निजी शिक्षण संस्थाएं आई हैं, तेजी के साथ में आई हैं, तो उनका जो डाइवर्जन हुआ है वो इंजीनियरिंग की ओर हुआ है, टेक्नोलॉजी की ओर हुआ है, मैनेजमेंट की ओर हुआ है, और या जो मानविकी है, जो ह्यूमैनिटीज़ है, उनके विषयों को भी पढ़ाया जा रहा है। और वहाँ पर हिंदी के लिए जो स्कोप है वो बहुत कम हो गया है। बहुत सारे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट, उनमें हिंदी बहुत कम है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जब हम स्वाधीनता आंदोलन के साथ देखते हैं हिंदी को जोड़कर, तो उसमें ये हम देखते हैं हिंदी को इस रूप में स्वाधीनता आंदोलन की भाषा थी कि विभिन्न भाषा भाषी लोग जो हमारे नेता थे, चाहे वो मराठी
महाराष्ट्र के थे, चाहे वो बंगाल के थे, चाहे वो दक्षिण भारत के थे या गुजरात के थे या हिंदी प्रांतों के थे, वे सब कोशिश करते थे अपने भाषण हिंदी में देने की, और हिंदी में वो अपने भाषण देते थे। जैसे कि आज राजनेता, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के व्यक्ति रहे हों, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के रहे हों, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों के रहे हों, लेकिन जब वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो अपने भाषण स्थानीय भाषा में देते हैं, और जो संसद के चुनाव जो होते हैं उनमें वो अपने चुनाव भाषण वो हिंदी में देना पसंद करते हैं। और जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में सब अपने भाषण हिंदी में देते हैं, और दूसरे क्षेत्रों में भी देख करके कि कहाँ वोटर कौन सी भाषा को ज़्यादा जानने वाला है, कौन से वोटर को हम किस भाषा में प्रभावित कर सकते हैं, उस भाषा में वो जाके अपना भाषण देते हैं। और चुनाव जीतने के बाद में उस भाषा के साथ, उन भाषा भाषियों के साथ, उनके हितों के प्रति कोई बहुत बड़ी संवेदनशीलता उनकी नहीं रह जाती। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी यही था कि हिंदी में भाषण इसलिए दिए नेता लोग क्योंकि अधिकांश लोग, सामान्य जन हिंदी समझते थे, सामान्य जन अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए अंग्रेजी में भाषण देने से वो सामान्य जन को नहीं जोड़ सकते थे। और अपनी अपनी भाषाओं में भाषण दे करके, क्योंकि उन भाषाओं का क्षेत्र सीमित था, तो उससे वो बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे। हिंदी भाषी लोगों का क्षेत्र ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने अपनी बात दूर तक पहुंचाने के लिए और जन सामान्य को अपने साथ जोड़ने के लिए, स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने के लिए ये एक रणनीति की पहल थी कि हिंदी में भाषण दिए जाएं, और हिंदी में दिया गया। और उससे जो हिंदी भाषी जो जनमानस था वो अपने आप को गर्व की अनुभूति करता रहा कि हिंदी आ रही है और सारा पूरा वतन हिंदी में हो गया है, और हम सारा, और हिंदी के बिना कहीं कुछ नहीं है, और जो सब कुछ है आज़ादी, हिंदी ने आज़ादी दिलाई है। और बहुत सारे नेता इस बात को कहते भी रहे कि ये आज़ादी के आंदोलन में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और हिंदी के माध्यम से, हिंदी ना होती तो हम आज़ादी का आंदोलन इतना मजबूत नहीं होता और हम आज़ाद नहीं होते। ये चीज़ें कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो जन सामान्य था, वो कौन सा जन सामान्य था कि जिसको आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। ये जन सामान्य वो था कि जो देश का अधिकांश हिस्सा, चाहे वो दलित और पिछड़े समाजों का, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित था। स्वाधीनता के पहले समाज के उन हिस्सों को स्कूलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यदि कुछ लोग, अंग्रेजों के आने के बाद में थोड़ी व्यवस्था हुई और स्कूलों के खुले भी, तो जो वहाँ के जो पुरातन पंथी अध्यापक उनको पढ़ाते नहीं थे, उनको कक्षाओं में नहीं बैठने देते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का उदाहरण हमारे सबके सामने है को किस तरह से वो पढ़ते थे। तो वो तो एक उदाहरण है, मतलब उदाहरण दिया जाता है कि ये व्यवस्था थी। लेकिन स्वाधीनता के बाद जब हमारा संविधान बना, तो उस संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें एक मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार था कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार होगा, उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, और शिक्षा देना ये राज्य की जिम्मेदारी दी गई। राज्य यानी कि बड़े लेवल पर, जब केंद्र के लेवल पर कहते हैं तो केंद्र सरकार, और छोटे लेवल पर कहते हैं तो राज्यों की सरकार, सब इसमें शामिल होती है राज्य की परिभाषा में। तो ये राज्य का दायित्व बनाया गया संविधान में कि राज्य का दायित्व होगा कि वो प्रत्येक नागरिक को उसके इस मौलिक अधिकार से वंचित ना करे, और प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि शिक्षा ग्रहण करे। तो ये नागरिक अधिकार मिलने के बाद में शिक्षा का, तो बहुत तेजी के साथ में वो उन वंचित वर्गों के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्गों के वो लोग वो स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगे। और उस समय कोई मना नहीं कर सकता था कोई अध्यापक, क्योंकि वो एक कानूनी मान्यता है, और उसका यदि कोई मना करता तो वो उसका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनका उल्लंघन होता, संविधान का उल्लंघन होता, और ये एक बहुत बड़ा एक अपराध होता, और उसमें उनकी सजा हो सकती थी। तो जब आए तो हम देखते हैं, जो जानकार लोग हैं इस बात को देखेंगे कि स्वाधीनता के समय तक हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी
वो अधिकांशतः क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से, हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी के माध्यम से, दूसरे प्रदेशों में वहाँ की अपनी भाषाओं के माध्यम से, और कुछ स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कम थे, हिंदी माध्यम के स्कूल या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम के स्कूल ज़्यादा थे, वो पढ़ाई होती थी। और अधिकतर स्कूल सरकारी थे, प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे, प्राइवेट संस्थाएं बहुत कम थी, सरकारी था। लेकिन जैसे ही ये दलित और पिछड़े लोग शिक्षा के क्षेत्र में आने लगे, तो वो जो वर्चस्वशाली वर्ग था उसको अपने लिए खतरा महसूस हुआ। और आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ में प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल बहुत तेजी के साथ खुलने शुरू। तो जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी स्कूल हैं, वो अपने हिंदी माध्यम से और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से चलते रहे, और प्राइवेट स्कूल अंग्रेजी माध्यम से तेजी के साथ खुलने शुरू हुए। और वो जो उच्च वर्ग समाज का, जो वर्चस्वशाली वर्ग, जो संपन्न वर्ग, वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाता रहा। और होता ये गया कि हिंदी जो सरकारी स्कूल हैं उनके संसाधन उनको उपलब्ध उतने नहीं हुए, वो कहीं अध्यापक नहीं हैं, कहीं कक्षाएं नहीं हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। और दूसरा ये कि हिंदी को लेकर के साथ साथ एक समाज में प्रचार शुरू हो गया। हिंदी को लेकर कहा गया कि हिंदी एक कमज़ोर भाषा है, हिंदी का शब्दकोश बहुत सीमित है, हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा नहीं हो सकती, हिंदी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े नहीं हो सकते। ये सब कहा गया। और इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर ये भी कहा गया कि हिंदी गंवारों, जाहिलों की भाषा है। ये इसलिए प्रचार किया गया क्योंकि जो आज़ादी के बाद जो लोग गए, उनको गंवार और जाहिल लोग माना जाता था कि वो अनपढ़ हैं, वो गंदे रहते हैं, कोई पशु चराता है, कोई खेतों में काम करता है, कोई चमड़े का काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, कोई दूसरे काम करता है, मीनियल लेबर का काम करते हैं। तो वो बच्चे जब जाने लगे तो कहा कि ये जो लोग हैं, तो इस तरह के ये गंवारों की भाषा, ये जाहिलों की भाषा, ये हिंदी उनकी भाषा है। तो इसलिए एक हिंदी के प्रति एक विरक्ति का भाव ये पैदा हुआ। और ये प्रचार यहीं तक नहीं हुआ, ये प्रचार सन 70 के दशक तक, अंत तक आकर के भी तब तक ये प्रचार होता रहा। और तब तक आकर के अंग्रेजी के स्कूल बहुत ज़्यादा तादाद में खुल गए, और एक ऐसा माहौल बन गया था इसमें कि जो अंग्रेजी में पढ़ेगा वही उसको जगह मिलेगी, जो अंग्रेजी में पढ़ता है वही उसको ज्ञान का, उसे ज्ञानी माना जाएगा, नॉलेजेबल माना जाएगा। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेगा उसी को रोजगार मिलेगा, जो अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी जानेगा, उसे ही प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इसलिए ये होगा, जो अंग्रेजी नहीं जानेगा वो पिछड़ जाएगा। इसलिए जो गरीब परिवार भी, मजदूर करने वाले लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजने के लिए उत्साहित होने लगे। और उसका कारण, उसका एक कि गली मोहल्लों में, गांवों तक में भी, शहरों के तो गली मोहल्लों में और गांवों तक में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, पब्लिक स्कूल, किसी अनेक नामों पर वो खुलने लगे। अब उन स्कूलों में अंग्रेजी कितनी पढ़ाई जाती या कितनी पढ़ाई जाती है वो एक अलग बात है। हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम का है, और अंग्रेजी उनको इतनी अच्छी नहीं आती क्योंकि उनके अध्यापकों को खुद उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। वहाँ का होमवर्क जो दिया जाता है उन बच्चों को अंग्रेजी में यदि दिया जाए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, तो माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती, परिवार के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, वो होमवर्क नहीं कर पाते, तो उन बच्चों का भविष्य का अंधकार हुआ क्योंकि हिंदी उनको पढ़ाई नहीं गई, अंग्रेजी वो पढ़ नहीं पाए, अंग्रेजी भी ठीक से उनको पढ़ाई नहीं गई। तो ये जो एक वातावरण बन गया, तो इससे हुआ हिंदी अपने आप सिकुड़ती चली गई। और दूसरा ये हुआ, हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान के द्वारा हिंदी हमारी राजभाषा बन गई, केंद्र सरकार की राजभाषा बन गई, हिंदी भाषी प्रदेशों की राजभाषा बन गई, और कई राज्यों की दूसरी राजभाषा बन गई। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की पहली राजभाषा मराठी है और दूसरी राजभाषा हिंदी है।
गुजरात है, उसकी पहली राजभाषा गुजराती है और दूसरी राजभाषा उसकी हिंदी है। इस तरह का भी है। तो कहीं किसी राज्यों में हिंदी तीसरी राजभाषा है, तो हिंदी राजभाषा बन गई। राजभाषा का मतलब एक सरकारी काज राजभाषा में होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें आने वाले लोग, वहाँ नाम मात्र के लिए ही हिंदी में कामकाज होता है, हिंदी में कहीं काम नहीं होता। तो हिंदी के सिकुड़ने का कारण यह है कि समाज का जो वर्चस्वशाली वर्ग है, जो समाज में अपना वर्चस्व रखता था जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वही सरकारी नौकरियों में पहले से होता रहा है, वही सिविल सर्विसेज में होता रहा है। इंडियन सिविल सर्विस बाद में बना है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बाद में बना है। पहले इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था ICS अंग्रेजों के ज़माने में, और वो सारे लोग कोई दलित नहीं होते थे, पिछड़े नहीं होते थे, सारे वही उच्च वर्गों के लोग सारे उस सिविल सर्विसेज में आते थे। यहाँ की जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होती थी, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में भी वही सारे उच्च वर्गों के लोग आते थे। आज भी वही सारे लोग होते हैं, और वो सारे लोग अपना एक श्रेष्ठता बनाने के लिए, अपना एक अलग एक प्रभाव या अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए वो अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में काम करना, उसी में गौरव अनुभव करते हैं। आज भी ये हो रहा है। हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालय में होता है निचले स्तर तक, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी लोग करते हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी भी कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के लगभग समस्त कर्मचारी वो अंग्रेजी में अपना काम करते, सारे अधिकारी। तो केवल हिंदी बोलते हैं दफ्तरों में, या हिंदी के बोर्ड अंग्रेजी में हिंदी में आ गए, वहाँ के नेम प्लेट हिंदी में आ गई, इससे हिंदी नहीं आती। हिंदी जब तक फाइलों पे नहीं लिखी जाती तो कैसे माना जाए कि राजभाषा के रूप में हिंदी सफल हो रही है। जितने भी सरकारी मीटिंग होती हैं मंत्रालयों की, सब में सारी कार्यवाही वो अंग्रेजी माध्यम से लोग सारे अधिकारी अंग्रेजी में बोलते हैं, कभी कभी बीच बीच में ही वो हिंदी का कोई वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ व्यवस्था ये है। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और जब अंग्रेजी, और एक तरफ प्रचार हो रहा है कि हिंदी को अपनाएं, हिंदी, और हिंदी कौन अपनाएं, वो प्रचार हो रहा है निचले तबकों के साथ में, गरीब तबकों के साथ में, दलित तबकों के साथ में, पिछड़े तबकों के साथ में। उनसे ही अपील की जा रही है कि हिंदी पढ़ाएं, अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाएं, हिंदी को जोड़ें। हिंदी हमारी संस्कृति की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमें हिंदी को अपनाना है, ये उनसे कहा जा रहा है। लेकिन जो लोग जो इस जगह पर जो वर्चस्व की जगह पर बैठे हैं, वो ना अपने बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, ना वो अपने हिंदी माध्यम से वो ना खुद हिंदी अपना रहे हैं। और दूसरा, उन वर्गों के लोग जो हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, और इस बात पर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। इस पर उनको बड़ा गर्व होता है। हिंदी के साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये है, उसकी जो ट्रेजेडी ये है कि उसको संस्कृति से जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की भाषा है। ये हम जानते हैं कि भाषा संस्कृति का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए किसी संस्कृति को जानना है तो उसकी भाषा को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति को हिंदी के साथ जोड़ते हैं तो ये सवाल होता है कि क्या सच में हिंदी भारतीय संस्कृति का प्रवेश द्वार है? क्योंकि संस्कृति के अंदर धर्म सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। संस्कृति एक बहुत बड़ी टर्म है, धर्म उसके अंतर्गत आता है। तो हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते। हमारे जो धर्म के जितने भी शास्त्र हैं तथाकथित, वो सारे संस्कृत में हैं, वो हिंदी नहीं है। और संस्कृत हमारे यहाँ देव भाषा रही है, देवताओं की भाषा, देवों की भाषा, वो जन की भाषा नहीं रही, वो आम आदमी की भाषा नहीं रही। और इसीलिए यहाँ के सब एक जो जन
समुदाय को, बहुत बड़े जन समुदाय को, जो शूद्रों को उस देव भाषा को पढ़ने की, लिखने की, बोलने की अनुमति नहीं रही, स्वतंत्रता नहीं रही, उनके लिए प्रतिबंधित रहा। तो एक विशेष वर्ग जिस भाषा को पढ़ता है, बोलता है, लिखता है, उसमें शास्त्र रचता है और उन शास्त्रों के, वेदों के उन श्लोकों को ही विभिन्न अनुष्ठानों के अवसर पर बोलता है, चाहता है, तो वो जो एक देवों की भाषा, एक छोटे से सीमित लोगों की संस्कृति, क्या वो पूरे भारत की संस्कृति है? वो एक थोपी हुई संस्कृति। वो जन सामान्य हिंदी जानता है, जन सामान्य कितना लोग संस्कृत जानते हैं, कितने लोग संस्कृत बोलते हैं, कितने लोग संस्कृत में वार्तालाप करते हैं एक दूसरे के साथ में, वार्तालाप हिंदी में करते हैं, जन सामान्य हिंदी बोलता है, लेकिन धर्म की भाषा संस्कृत है, हिंदी नहीं है। और इसीलिए उस परंपरा के लोग, उस शास्त्रीय परंपरा को मानने वाले लोग, वो हिंदी में भी वो शास्त्रीयता पर जोर देते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदी संस्कृत निष्ठ हो, वो हिंदी तत्समता लिए हुए हो, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी भाषा के कई तरह के शब्द होते हैं, तत्सम हैं, तद्भव हैं, देशज हैं और विदेशज हैं। 4 प्रकार के शब्द होते हैं एक भाषा में, लेकिन उनका एक उनकी कोशिश होती है कि तत्सम शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके आगे यदि वो बढ़ते हैं तो वो अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग पर भी उनकी सहमति, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनका ये कहना होता है कि यदि अंग्रेजी के शब्दों का कोई हिंदी में पर्याय नहीं मिलता है तो अंग्रेजी शब्दों को ही देवनागरी में जो कहते हैं लिख करके काम चलाया जाए। यानी कि अंग्रेजी की स्वीकार्यता है, संस्कृत की स्वीकार्यता है, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग रहते हैं, जिसे हम अपनी कंपोजिट कल्चर जिसे कहते हैं, सामासिक संस्कृति जिसे हम कहते हैं। उस समाज में समास जोड़ना, वो सबको जोड़ने वाली जो संस्कृति है, तो वो सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, सभी भाषा भाषियों को, सभी विभिन्न मत मतांतर के मानने वाले लोगों को जोड़ता है। तो हिंदी ऐसी भाषा है जो सबको जोड़ती है। लेकिन जब आप हिंदी को हम शास्त्रीयता के आवरण में लपेट देंगे, उसको केवल संस्कृत के साथ में, उसकी शुचिता के साथ में, पवित्रता के साथ जोड़ देंगे हिंदी को, तो वो बहुत सारे वर्ग वो वहाँ से बाहर होते आते हैं। इसलिए वो परंपरावादी वर्ग, शास्त्रीय वर्ग, वो जहाँ संस्कृत को स्वीकार करता है, अंग्रेजी को स्वीकार करता है, वो उर्दू के प्रति उसकी स्वीकारता नहीं होती। वो उर्दू को स्वीकार करने में संकोच अनुभव करता है और वहाँ उसे लगता है कि उर्दू के आने से कि भाषा प्रदूषित हो गई है। संस्कृत से भाषा शुद्ध होती है, अंग्रेजी के आने से भी भाषा पे बहुत ज़्यादा अशुद्धि नहीं होती, लेकिन उर्दू के शब्द यदि आ जाएं उनके लिए तो उनको लगता है कि भाषा अशुद्ध हो गई। ये जो शुद्धतावाद है, ये किसी भी भाषा के लिए बड़ा खतरनाक होता है। जैसे समाज के लिए, कि शुद्धतावाद ने ही समाज में अस्पृश्यता को जन्म दिया कि हमारी शुद्धता बनी रहनी चाहिए, हमारी शुचिता बनी रहनी चाहिए, और ये अस्पृश्य हैं, अनटचेबल है, इन्हें हम छुएंगे नहीं, ये हमको छू लेंगे या हम इनको छू लेंगे तो हमारी शुद्धता खत्म हो जाएगी, हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो इस शुद्धतावाद ने समाज को बांट कर रखा, यही, और इससे हमारा समाज बहुत कमजोर रहा। पिछड़ेपन का कारण सबसे बड़ा यही है। आज भी यदि हम दुनिया में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और किसी भी रूप से, हमारे पिछड़ेपन का और कोई कारण नहीं है। हमारी सारी प्रगति के, सारे पिछड़ेपन का कारण ये हमारा विभाजित होना है, जो हमारा विभाजन इस शुद्धतावाद के बाद पर है। और यही शुद्धतावाद जब भाषा में आता है तो वो भाषा भाषी लोगों को विभाजित कर देता है। वो अब जो हिंदी को जानने वाले लोग, हिंदी को मानने वाले लोग, हिंदी को बोलने वाले लोग, यदि उस पर लाद दिया जाएगा उसे कि उसे संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलनी है, तो जो उर्दू जबान में रचा बसा आदमी है वो हिंदी, क्या वो हिंदी से कट नहीं जाएगा? क्या दूसरी भाषा जानने वाले लोग, क्या वो हिंदी को कट नहीं जाएगा? वो हिंदी से अपनाएगा नहीं। और इसी कारण ये हो रहा है कि बहुत कुछ सारे राज्यों में हिंदी को लेकर के थोड़ा कहीं कहीं असहमति के, विरोध के स्वर भी कभी कभी सुनाई देते हैं। उन्हें लगता थोपी जा रही, थोपा इसलिए जा रहा कि हिंदी संविधान में इस रूप में स्वीकार की गई थी, जो उसका राजभाषा का अधिनियम 1963 का, उसमें भी, कि उसमें जो हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं
उन भाषाओं के शब्दों का समावेश करके एक हिंदी विकसित होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उन परंपरावादी लोगों का, शास्त्रीयवादी लोगों का, जो सरकार में बैठे हुए रहते हैं, उनका आग्रह होता है कि नहीं, संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए, उसमें दूसरे जो भाषाएं हैं उसका जो मिलावट होने से ये भाषा अपना स्वरूप खो देगी, भाषा अपनी शुद्धता खो देगी। तो उससे वहाँ जब लगता है कि हमारी भाषा की स्वीकार्यता नहीं, हमारे भाषा के शब्दों को स्वीकार नहीं, तो फिर हम क्यों उस भाषा को हम क्यों अपनाएं। तो ये हिंदी की स्वीकार्यता में राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े स्तर पर ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि साहित्य ने बहुत बड़ा काम इसमें किया है। जो विभिन्न भाषाओं के साहित्य का जो अनुवाद एक दूसरे की भाषा में हुआ है, उससे जो साहित्यिक लोग हैं उन्होंने वो एक दूसरे की शब्दावली से, एक दूसरे से कल्चर से, संस्कृति से, समाज से, वहाँ के लोगों के जीवन को समझने में और जुड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। मैं एक साहित्यिक होने के नाते महाराष्ट्र के भी मराठी साहित्य से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी कुछ पढ़ा है और काफ़ी कुछ शब्दावली में जानता हूँ। और क्योंकि हिंदी की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है, तो जब मैं महाराष्ट्र आता हूँ तो यहाँ मराठी के बोर्ड पढ़ने में, मराठी के अखबार पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मराठी की किताबें भी मैं पढ़ता हूँ और ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग जो हिंदी में नहीं थे, मराठी के शब्द हैं, वो अब हिंदी में प्रचलित है। जैसे शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा अक्करमासी, जब उसका हिंदी अनुवाद हुआ तो हिंदी के साहित्यिक जगत में उस अक्करमासी शब्द से परिचित हुआ। अब अक्करमासी पर शोध हुआ, अक्करमासी का अध्ययन हुआ, तो जो हमारे यहाँ हिंदी का साहित्य जगत है, जो नई पीढ़ी है, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो अक्करमासी शब्द को प्रयोग कर रहे हैं और उस अक्करमासी शब्द को हमने हिंदी में स्वीकार कर लिया है, अक्करमासी शब्द को हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। मैंने एक कविता लिखी है, अक्करमासी शीर्षक उसका नाम दिया। तो ये स्वीकार्यता होती है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जब हम एक तरह का एक रिजिडनेस हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर एक आ जाए कि अपना एक जिद आ जाए कि नहीं, संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए और इससे दूसरी भाषाओं के शब्द आने से भाषा कमजोर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम भाषा को कमजोर कर देते हैं। तो मित्रों, ये जो भाषा को लेकर के है, ये कई तरह की चीज़ें और भी हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो हिंदी के अध्यापक लोग और विद्यार्थी लोग कि जो हिंदी गद्य का विकास की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, हम जो देते कि फोर्ट विलियम्स कॉलेज कोलकाता के वहाँ के जो कुछ प्रोफेसर्स लोग हैं, जो उन्होंने अपने जो गद्य में लिखा और वहीं से हम कहते हैं हिंदी गद्य का विकास हो रहा है, तो आप देखेंगे वहाँ पे कुछ 4-5 नाम हमारे पास आ रहे हैं प्रारंभ में। पहला नाम सदल मिश्र का आता है। सदल मिश्र नाम से ही पता चलता है वो ब्राह्मण है, तो स्वाभाविक है कि उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा में एक संस्कृत निष्ठ भाषा है, एक प्रांजलता उनकी भाषा में, उनके गद्य में एक प्रांजलता है। दूसरे इंशाअल्लाह खां है। इंशाअल्लाह खां क्योंकि वो उर्दू जबान के हैं, इसलिए जो उनका गद्य है वो उर्दू का प्रभाव लेकर आता है। तीसरे लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल के पूर्वज मूलतः गुजरात के रहने वाले थे। वो बाद में आके आगरा में बस गए थे, उत्तर प्रदेश में, जो कि ब्रज की भूमि है, पास में है। और वहाँ से फिर वो भारत के कई राज्यों में, क्षेत्रों में होते हुए अंत में वो कोलकाता आते हैं और वो भोजपुरी से भी उनका जुड़ाव रहता है, तो उनकी भाषा में कुछ इस तरह का वैविध्य दिखाई देता है। इसके बाद में एक नाम उनका भी आता है, क्या नाम उसका, सदासुख लाल का। सदासुख लाल, जैसे कहा को मुंशी जी कहे जाते हैं, मुंशी सदासुख लाल, तो मुंशी कायस्थ होते थे मुंशी, तो उनकी अपनी एक तरह का, उनकी भाषा में एक समन्वय का एक रूप होता था कि वो ब्राह्मणों के बीच में, सामंतों के बीच में वो जो एक उनका एक तालमेल, और सामान्य जनता के साथ में भी, चूँकि वो मुनीम है, मुंशी हैं, तो सभी की, तो उनकी शब्दावली में थोड़ा सा समन्वय मिलता है, लेकिन वो उर्दू से दूर होता है। तीसरे इसके अलावा एक आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह प्रसाद सितारे हिंद, तो चूंकि वो राजा हैं तो उनकी जो भाषा है उसमें सामंती ठसक है। तो जो हिंदी गद्य की जो भाषा जो विकास पाती है उसमें संस्कृत निष्ठता है, तत्समता है, प्रांजलता है,
उसमें उर्दू का प्रभाव है, उसमें सामंती ठसक भी है, और उसमें जो कुछ हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भाषा की जो बोलियां हैं, उनका रूप भी है। लेकिन उस सब में जो आम जन है, जो समाज का वो वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित वर्ग था, वो भी तो हिंदी बोलता था, उसकी भी तो भाषा थी, उसकी शब्दावली क्यों नहीं है? उस गद्य का, उस भाषा का और उस कविता का, हिंदी का, वो विकास उस रूप में क्यों नहीं हुआ कि उसमें उनकी बोली, उनके शब्द, उनके मुहावरे, उनका जो देशजता, वो उतनी नहीं आई। तो बल्कि एक मुझे याद नहीं आ रहा, किसी कवि की एक कविता की पंक्ति भी है कि मैं भाषा में भदेश हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बड़ा आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता रहा है। तो ऐसे ही जो भाषा में जो भदेशपन है, जो आम लोगों की जो जो सामान्य लोग, जिसे हम लोक बोलते हैं, उनकी जो भाषा है, उसको जो भदेशपन है उसका, इसकी अपनी एक मिठास भी होती है ना। जैसे भिखारी ठाकुर की भाषा में हम कहते हैं कि वहाँ पर उसमें एक भदेशपन है, उसकी अपनी एक मिठास है, लेकिन वो भिखारी ठाकुर ले आए। लेकिन उससे पहले के जो कवि थे, साहित्यकार थे, उन्होंने उस भाषा पे भदेशपन पे ध्यान नहीं दिया, तो उस भाषा में क्यों नहीं आया? हुआ ये कि जब भाषा का विकास हुआ और साहित्य की रचना हुई, तो उसने भाषा को एक तरह से, एक उसमें एक अलग तरह से जो भाषा में आई, जैसे कि मैंने कहा, भाषा का सांप्रदायिकरण हुआ और भाषा का जातीयकरण हुआ। सांप्रदायिकरण इस रूप में हुआ कि भाषा को संस्कृत से जोड़ करके, शास्त्रीय से जोड़ करके हिंदी को शास्त्रीय भाषा बनाने की कोशिश की गई। इसलिए हमारे यहाँ जो हिंदी भाषा में लिखा गया साहित्य है, उसका भी जो सौंदर्य था, उसको सौंदर्य शास्त्र कहा गया कि उसका सौंदर्य शास्त्र है, जबकि हिंदी भाषा का अपना कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है। जो सौंदर्य शास्त्र के जो मानक हैं हिंदी भाषा के, वो संस्कृत के हैं। जो आचार्य मम्मट ने कभी बहुत पहले काव्य शास्त्र के सिद्धांत दिए थे, उन्हीं काव्य शास्त्र के, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हिंदी की कविता का मूल्यांकन होता है। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य बौद्ध नहीं है, वो जो शास्त्र, जैसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, शास्त्र, तो हमारे यहाँ क्या हिंदी में भी कि शास्त्रवादी लोगों का, उन परंपरावादी लोगों का, संस्कृतवादी लोगों की जो रहा हर चीज को शास्त्रीय कहने का, तो उन्होंने हिंदी के भाषा के भी कि सौंदर्य शास्त्र, तो उन्होंने जो शास्त्र के साथ में जोड़ने की उसको जो कोशिश की गई, तो उसको एक उन्होंने, और उससे जितना शास्त्र के साथ जोड़ते हैं उतना उर्दू के साथ दूरी बनाना, और उर्दू के जबान के लोगों को, उर्दू के समुदाय के लोगों के एक दूरी, तो एक समुदाय का एक बांटना, एक सांप्रदायिकरण भाषा का एक उस रूप में हुआ। दूसरा, उसका एक जातीयकरण हुआ। जातीयकरण इस रूप में हुआ, हिंदी में आप बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें ऐसी देखेंगे कि जो निम्न जातियों को अपमानित करने वाली है। उन जातियों को केंद्रित करके वो मुहावरे बनाए गए हैं, और ऐसे अपमानजनक मुहावरे उच्च जातियों को लेकर के नहीं बने हैं, वो सारे निम्न जातियों को लेकर बने हैं। और वो मुहावरे या वो कहावतें वो बहुत तेजी के साथ प्रचलन में है। करीब 20 साल पहले 2000 में बनारस के पास उत्तर प्रदेश में जौनपुर में एक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना। वहाँ के वाइस चांसलर हमारे मित्र थे। तो वहाँ हिंदी के बड़े लेखक शिव प्रसाद सिंह, जो कि उसी क्षेत्र के थे, जौनपुर के, तो शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों पर एक संगोष्ठी थी, राष्ट्रीय संगोष्ठी थी। तो वहाँ मुझे बुलाया गया, तो मैं शिव प्रसाद सिंह की कहानी, उपन्यास पढ़े, तो मैं उनका जो उपन्यास अलग अलग वैतरणी है, मैं उसे पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा कि 4-5 जगह एक मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, चोरी चमारी। मैं देख करके हतप्रभ रह गया पढ़ करके कि चोरी, हम जानते हैं कि चोरी बड़ा निकृष्ट कर्म माना जाता है, चोरी बहुत घटिया चीज है कि चोरी करना का आदमी एक अपराध जैसा लगता है। चोरी के साथ चमारी, चमार एक जाति है, चमारी एक स्त्री है, चोरी के साथ चमार को एक जाति को जोड़ करके, कि यानी कि क्या ये निकृष्ट लोग हैं, क्या ये चोर लोग हैं? चोरी के मामले में तो हम ये भी कह सकते हैं, चाकरी, चोरी चाकरी हमारे यहाँ चलता है। मैं जहाँ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, हमारे यहाँ चोरी चकारी चलता है। चकारी चाकरी, चाकरी नौकरी।
और घाघ की कहावतों में हमने पढ़ा भी है, आप लोगों ने भी, कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। यानी कि सबसे उत्तम चीज तो खेती करना है, स्वतंत्र है, या मध्यम बान है व्यापार करना दूसरे दर्जे का, और निषिद्ध चाकरी, और सबसे जो घटिया चीज है वो किसी की चाकरी करना, नौकरी करना, वो भीख मांगने के बराबर है। अब चाहे नौकरी सरकारी है चाहे निजी है, कोई भी है, कि नौकरी चाकरी करने को घटिया कर्म माना गया। तो चोरी चाकरी, तो चोरी भी एक निकृष्ट कर्म है, चाकरी भी निकृष्ट है, वहां मानते हैं। लेकिन चोरी चमारी कहना कितना अपमान करना। बहुत सारे मुहावरे, आजकल मैं लोक साहित्य पर कुछ काम कर रहा हूं, तो इतने सारे मुहावरे, इतनी सारी कहावतें, इतनी सारी लोक कहावतें, लोक वार्ताओं में इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि मैं देख रहा हूं कि किस तरह से निम्न जातियों को बदनाम करने के लिए, उन पर निर्योग्यताएं थोपने के लिए, उन पर असभ्यताएं थोपने के लिए ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियां गढ़ी गई हैं। और हिंदी भाषा के माध्यम से, और वो भाषा हमारे पास साहित्य के माध्यम से परोसी जा रही है, वो कहानियों के माध्यम से आ रही है, उपन्यासों के माध्यम से आ रही है, वो आलोचना के माध्यम से वो भाषा आ रही है। तो ऐसी भाषा कौन सी सामासिकता का काम करेगी, कैसे वो जोड़ेगी? क्या मैं उस भाषा पर कैसे गर्व करूंगा जो भाषा मुझे, मेरी जाति को, मेरे पूर्वजों को अपमानित करती हो, वहां इस तरह के मुहावरे गढ़े जाते हो मुझको लेकर के। मुझे ये यकीन नहीं था कि इस तरह का मुहावरा हो सकता है, मुझे लगा शायद इसमें मिसप्रिंट है। लेकिन मैं जब वहाँ पे बनारस में मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, मित्रों से, तो मुझे पता चला कि सच में उस पूरे क्षेत्र में उस तरह का वो मुहावरा है। और उतना ही नहीं, वहाँ इस तरह के मुहावरे भी हैं, मुझे कहते हुए लज्जा आती है, शर्म आती है, कि शमारिन के साथ सहयोग करने, सहयोग करने से कमर मजबूत होती। इस तरह के मुहावरे वहाँ, मैं वो मुहावरा अलग तरह का है, मैं उसका केवल वो बड़ा एक बहुत ही सभ्य भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, परिष्कृत भाषा। तो ऐसी भाषा में कैसे गर्व करेंगे? तो ये जानबूझकर किया जाता है कि उस भाषा को, क्योंकि जानते हैं कि अधिकांश हिंदी भाषा का पढ़ने वाला वर्ग, हिंदी माध्यम से शिक्षा पाने वाला लोग, वो दलित और पिछड़ी समाज की जातियों के लोग हैं। उच्च जातियों के बहुत कम हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं। अधिकांश लोग ये हैं, क्योंकि ये सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 70% बच्चे दलितों के, पिछड़े समाजों के हैं, वो गरीब परिवारों के बच्चे हैं। और बाकी जो 30% हैं उसमें वो दूसरे समुदायों के, वो गरीब परिवारों के बच्चे हैं। जो मध्य या उच्च मध्य है या दूसरे संपन्न वर्ग हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर ये हीनता बोध भरना, भाषा के माध्यम से हीनता बोध भरना, और फिर कहना कि हमारी संस्कृति है, ये भाषा हमारा गौरव है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। तो कैसे गर्व करेंगे? तो ये आज का समय बहुत सोचने का समय है। ये आज ऐसे समय में हम इस पर विचार कर रहे हैं हिंदी भाषा पे, जैसा अभी जिक्र किया प्राचार्य महोदय ने भी, कि आज हमारे प्रधानमंत्री, अधिकांश केंद्रीय मंत्री और अनेक राज्यों के मंत्री, जो जहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चूँकि हिंदी उनकी भाषा है, वो माना जाता रहा है कि वो हिंदी में बोलना, हिंदी में काम करना, हिंदी को बढ़ावा देने वाले, हिंदी को आंदोलन चलाने वाले वो हिंदी के लोग हैं। और प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं, बाहर जाकर के बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हैं, देशों में जाकर विदेशों में बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे मंत्री लोग हिंदी में बोलते हैं, बोलना अलग बात है। उम्मीदें थी कि जब ये सरकार आएगी तो यहाँ हिंदी को इस तरह से लागू किया जाएगा कि जो राजभाषा अधिनियम की कमजोरियां हैं कि 15 साल तक अंग्रेजी साथ साथ चलती रहेगी, उस अधिनियम को दुरुस्त करके ये पूरा सब कुछ ये हिंदी को ला देंगे, अंग्रेजी की बाध्यता को हटा देंगे। लेकिन आज तक वो अंग्रेजी की बाध्यता नहीं हटी, अंग्रेजी अभी भी चल रही है, सारा कामकाज अभी भी अंग्रेजी में चल रहा है। तो केवल बोलने से कुछ होता नहीं, बोलना एक दिखावा मात्र होता है, इस दिखावे से कुछ नहीं होता। असली चीज़ें जमीन पर उतरनी चाहिए। और वो जो शिक्षा का अधिकार है, ये भाषा की संवेदनशीलता, ये शिक्षा के अधिकार को भी एक तरह से संकुचित कर रही है। यदि शिक्षा का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को, तो सबको समान शिक्षा का अधिकार है, सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए, सबको एक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, एक ही भाषा में, फिर उसमें सबकी प्रतियोगी परीक्षाएं वहाँ होनी चाहिए।
अब हिंदी भाषा से पढ़े हुए लोग, जो गरीब तबकों के लोग हैं, और जब वो उच्च स्तर पर जाते हैं 12th के बाद में, वहाँ उन्हें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना पड़ता है, उनके लिए दिक्कतें होती हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं, वहाँ सारा अंग्रेजी का बोलबाला है, वहाँ अंग्रेजी माध्यम से कहने के लिए हिंदी का भी विकल्प उपलब्ध है, लेकिन 98% लोग वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से प्रवेश दिए देते हैं, वो परीक्षा देते हैं और ली जाती है। साक्षात्कार सारे अंग्रेजी भाषा में होते हैं, और यदि कोई दूसरी ही भाषा में हिंदी भाषा का विकल्प है, और यदि कोई हिंदी में अपना साक्षात्कार देता है, तो उसे ये माना जाता है कि इसके ये इस लायक नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो हिंदी भाषा के माध्यम से आ रहे हैं, और वो चयन हो रहा है उनका भारतीय सेवाओं में, वरना अधिकांश तो वो अंग्रेजी का ही वर्चस्व, अंग्रेजी का ही सारा, और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, जितना चयन हो रहा, सब अंग्रेजी माध्यम के लोगों का सारा कुछ हो रहा है। ये बहुत सारे दूसरे राज्यों में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो जहाँ रोजगार की भाषा और जहाँ शासक वर्ग की भाषा अंग्रेजी हो, तो क्या हिंदी के माध्यम से हम केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पैदा करने के लिए ही हम हिंदी भाषा के माध्यम से जोड़ दे रहे हैं कि हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, हिंदी शिक्षण के माध्यम से होना चाहिए, या केवल हिंदी के अध्यापक बन जाएं, वहीं तक सीमित रहना चाहिए, और जो अंग्रेजीदा लोग हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले लोग हैं, वो शासक रहने चाहिए, वो बड़े अधिकारी वही रहने चाहिए, वही जज होंगे, वही एडवोकेट होंगे, वही साइंटिस्ट होंगे, वही टेक्नोक्रेट होंगे, वही ब्यूरोक्रेट होंगे, वही सारे वही मैनेजमेंट के लोग होंगे, बाकी सारे लोग वही होंगे, और हम केवल उनके चाकर होंगे, उनकी चाकरी करने वाले, उनका अधीनस्थ होंगे, हिंदी में काम करने वाले लोग। ये त्रासदी है। ये आज का समय इन विभिन्न मुद्दों पर सोचने का समय है कि हम कैसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जी रहे हैं, और हम कैसा सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य चाहते हैं, हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, कैसी संस्कृति चाहते हैं, और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियों को क्या हम चाहते हैं कि समाज में जो भेद हैं, जो भेदभाव है, जो समाज के लेवल पर जो अस्पृश्यता है, जो भेद है, और जो भाषा के माध्यम से भी जिसको और बढ़ावा दिया जा रहा है, भाषा के माध्यम से भी जो इस तरह का जो इस भेद को, सामाजिक दूरी बढ़ाई जा रही है, क्या हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उस तरह की वो आएँ, कि या वे जो निम्न जातियों के लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, कि वे भी शासक बन सके, सबको समान अवसर, जो अवसर की समानता संविधान देता है, उनको सही रूप में अवसर की समानता हो। क्या इसके लिए कोई आंदोलन चलाया जाएगा कि या तो सारी शिक्षा हिंदी माध्यम से देश में हो, या सारी शिक्षा देश में अंग्रेजी माध्यम से हो? क्या इसके लिए कोई अभियान चलाया जाएगा? मुझे लगता है जब तक ऐसी कोशिशें नहीं होती, तब तक हम हिंदी के नाम पर केवल एक अनुष्ठान करते रहेंगे। जैसे आजकल श्राद्ध का पक्ष होता है, तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध पर्व मनाते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं, और जो अपना जो पुरोहित है वो आते हैं, जजमान है, वो खाते हैं, और उनका खाया हुआ वो स्वर्ग में चला जाता है, हमारे पितरों के पास चला जाता है। स्वर्ग कहाँ है किसी ने नहीं देखा है। हमारे वैज्ञानिकों ने प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं, मंगल ढूंढ लिया है, बुध ढूंढ लिया है, और दूसरे प्लैनेट्स को उनको वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका वो अस्तित्व है। लेकिन वो जो हमारे स्वर्ग और नरक, वो कौन से ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र हैं, हमारे वैज्ञानिक अभी तक उनको नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन वहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो पुरोहित को दिया हुआ चीज़ है, वो हमारे वहाँ पे उनको हमारे पूर्वजों को पहुँच जाता है। तो जहाँ इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का सिस्टम हो, तो इस तरह की जो संस्कृति है, तो हम अपने जो बच्चे हैं अपनी, उनको हम कौन सा चाहते हैं? हम चाहेंगे कि एक समान शिक्षा हो। समान शिक्षा चाहे वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, चाहे हिंदी माध्यम से दी जाए, चाहे मराठी माध्यम से दी जाए, किसी माध्यम से दी जाए, एक भाषा के माध्यम से होना चाहिए, एक ही सिलेबस हो। जब इस तरह का आएगा, और वो शिक्षा और निजी क्षेत्र तो दुकानें हैं, और आज तो नई शिक्षा नीति ने एक और कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि भाई सारा जो किसी को अब अनुदान नहीं दिया जाएगा, अब के उनको अपने इनकम के सोर्स जो है वो खुद जनरेट करने होंगे। यदि खुद जनरेट करेंगे तो कहाँ से अपने स्रोत जनरेट करेंगे? विश्वविद्यालय या कॉलेज? वो छात्रों से महंगी फीस वसूल करेगा। जब महंगी फीस वसूल करेगा तो गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो उनके पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। तो ये चीज़ें आज के समय में हैं कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें भाषा से तय हो रही हैं, भाषा से सांप्रदायिकता वातावरण बन रहा है, भाषा से जातीयता का वातावरण बनता है, भाषा समाज को बांटती है, भाषा समाज में सब कुछ कर रही है। एक भाषा ही एक समाज का प्राणवायु हो सकता है, और भाषा से ही हम उसके प्राण को छीन रहे हैं।
तो ये एक संवेदनशील विषय है। मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत सारी बातें आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छी शायद नहीं लगेगी, आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरी विनती होगी कि आप विचार जरूर करें इस पर कि मैं कह रहा हूँ तो ये सही है या कितना गलत है, और वो क्यों गलत लग रहा है आपको, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये आज के विषय पर केवल हिंदी का गुणगान करने का पर्व नहीं होना चाहिए, मतलब श्राद्ध पर्व नहीं होना चाहिए, हम केवल पितरों को याद कर रहे हैं, हम केवल हिंदी को याद कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, उतना नहीं होना चाहिए, बल्कि हम हिंदी को कितना जीते हैं, हम जब हमारे बुजुर्ग हमारे जीवित होते हैं हम उनकी कितनी सेवा करते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि ये उनके मरने के बाद हम कितना उनको याद करते हैं, कितने उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं या कितना उनका श्राद्ध करते हैं। मेरे लिए उस श्राद्ध का, उस पुण्यतिथि मनाने का कोई अर्थ नहीं है यदि हम जीवित रहते हुए हम अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, उनको सम्मान नहीं करते। और ये वो समाज है जो श्राद्ध कर रहा है अपने पूर्वजों का, बड़ी उत्सव मना रहा है कि जो आज देश में वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो वृद्धाश्रमों में जाकर रह रहे हैं, माता पिताओं को हम नहीं रख पा रहे, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो वहाँ रह रहे हैं, और हम ये उनका इस पर गर्व कर रहे हैं, उनके पुण्यतिथि मनाने पे या श्राद्ध पर्व करने पे, या कई बार वृद्धाश्रम में एक दिन जाकर का उनका जन्मदिन जाकर मिल रहे हैं। एक ऐसी संस्कृति हमारे यहाँ विकसित हो रही है, तो क्या हम चाहते हैं कि ऐसी संस्कृति हमारे बच्चे आगे उसी संस्कृति के साथ पैदा हों कि जहाँ आप सद्भाव खत्म हो जाए, जहाँ आपने, क्योंकि ये सब चीज़ें भाषा से तय हो रही है, तो भाषा को हम हथियार ना बनने दें विभाजन का या वर्चस्व का। भाषा को हम एक औषधि के रूप में, भाषा को हम एक क्या कहें, एक सुगंध के रूप में लें जो चारों ओर फैले, जो सबको बांटे, एक प्रेम आए, इसमें सबको जोड़े, और समानता का जो वातावरण हो। भाषा तब होती है जब वो समझ भाषा भाषियों को एक समझती है, भाषा में वही उसकी सामाजिकता होती है। तो ये सामाजिकता जो हमारी संस्कृति की है, जो हमारी भाषा की है, जिसे हम कहते हैं, वो सही अर्थों में सामाजिकता आए, सही अर्थों में हमारी भाषा हमारी संस्कृति सामाजिक बने, हम इसके बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर बुलाया, याद किया और ये सम्मान दिया मुझे अपने विचार बांटने के लिए। आप सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। अब महाविद्यालय का, कस्बे जी विशेष रूप से आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया, और आप सभी अपने मित्रों ने बहुत धैर्य के साथ मुझको सुना या बर्दाश्त किया। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।